Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 13. Lecture number 13 consists of differential thermal analysis, which is a continued class of the previous. And we have discussed the general principle of the differential thermal analysis today. इसमें हम एक तो ये जनरल प्रिंसिपल का इधर जो मतलब है वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे उसके जो थर्मोग्राम है। ये अगर हम इस लेक्चर को कहेंगे कि दिस इज़ बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्मोग्राम ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, तो ये सही होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम उनके थर्मोग्राम जो है उसको डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी इवेंट्स उसमें आ जाते हैं, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। फिगर 31.7 is an idealized differential thermogram obtained by heating a polymer over a sufficient temperature range to cause its ultimate decomposition। ये फिगर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मेंशन किया था। इधर जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये वही फिगर है जो डिफरेंशियल थर्मोग्राम है कि जब हम कोई भी पॉलीमर को यहाँ तक उसको हीट करेंगे, जब वो डिकम्पोज हो जाए, तो ये उस का थर्मोग्राम है। The initial decrease in delta T is due to the glass transition. अब glass transition क्या है? A phenomenon observed in the initial segment of many differential thermograms of polymers. ये वो differential thermogram है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि this is exothermic, endothermic, exothermic। ये डेल्टा टी है, द चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द सैम्पल एंड द रेफरेंस, एंड दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल। अब आपको इधर नज़र आ रहा है ये टी जी या ग्लास ट्रांजिशन, इधर जो पीक है, दिस इज़ ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज़ द मेल्टिंग पीक, एंड दिस इज़ द ऑक्सीडेशन, एंड इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीडेशन दिस लाइन विल बी गो स्ट्रेट, और ये फिर उसकी डिकम्पोजिशन जो सैम्पल है या पॉलीमर है उसकी डिकम्पोजिशन है। अब जब हम पॉलीमर को हीट करते हैं, मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ कि द इनिशियल डिक्रीज़ इन डेल्टा टी, ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो इनिशियल डिक्रीज़ आया है, ये इनिशियल यानी जब हम इसको सैम्पल को या पॉलीमर को हीट करते हैं तो नो चेंज, लेकिन जब किसी हद तक हम उसको हीट करते हैं तो फिर ये हमारे पास ये स्मॉल डिक्रीज़ इन डेल्टा टी जो है वो हमने अब्जॉर्ब किया है। तो अब इसकी बात कर रहे हैं कि द इनिशियल डिक्रीज़ इन डेल्टा टी इज़ ड्यू टू द ग्लास ट्रांजिशन, कि ये जो स्मॉल डिक्रीज़ आया है डेल्टा टी में, ये किस वजह से है? ग्लास ट्रांजिशन की वजह से है। अब ग्लास ट्रांजिशन क्या है? ए फेनोमेनन ऑब्जर्व इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ मेनी डिफरेंशियल थर्मोग्राम्स ऑफ द पॉलीमर। जितनी भी पॉलीमर हम हीट करते हैं और उसको थर्मली ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें हम इस तरह का पीक जो है हमें इनिशियली ऑब्टेन होता है। The glass transition temperature Tg, जिसको Tg से डिनोट करते हैं, is the characteristic temperature at which glassy amorphous polymer become flexible or rubber-like because of the onset of the concerted motion of लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। अब इस सेंटेंस में इन्होंने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में भी बताया है
और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे पॉलीमर की क्या सिचुएशन जो है वो अकर होती है, तो उसको भी जो है एक्सप्लेन किया है कि जब पॉलीमर जो है वो ग्लासी एमॉर्फस से रबर लाइक या फ्लेक्सिबल हो जाता है, और तो जो है वो पीक जो है वो स्मॉल लोअरिंग इन डेल्टा टी जो है वी कैन ऑब्जर्व। अब ये किस वजह से है, तो उसका भी लाइक बिकॉज ऑफ द अनसेट का मतलब है आगाज़, ऑफ द कंसर्टेड का मतलब है जॉइंट और यूनाइटेड, के ऐसा मोशन ऑफ द constituent of the polymer from one place to another, so we can observe such type of decrease in the delta T. When heated to the glass transition temperature Tg, the polymer change from a glass to a rubber. Such a transition involves no absorption or evolution of heat, so that no change in enthalpy results, that is delta H is equal to 0। अब इसमें कोई इंथैल्पिक चेंज नहीं हुआ है, एक स्मॉल डिक्रीज इन डेल्टा टी आई है, तो ये दिस इज़ नॉट इंथैल्पामेट्रिक चेंज, तो इसलिए जो डेल्टा टी है या डेल्टा एच फिर आ जाता है तो वो ज़ीरो होता है। अब जो स्मॉल डिक्रीज़ आया है इन इंथैल्पी में, जो स्मॉल डिक्रीज़ आया है डेल्टा टी में, ये क्यों आया है, तो अब इनकी वजाहत कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। द हीट कैपेसिटी ऑफ द रबर इज़ हाउएवर different from that of the glass, which results in the lowering of the baseline as shown in the figure। अब मैं दोबारा फिगर की तरफ जा रहा हूँ कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, फिर एक स्मॉल डिक्रीज आया है, फिर स्ट्रेट लाइन आया है, फिर उसके बाद पीक अपीयर हुआ है। अब ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ये स्मॉल चेंज आया है, तो अब इधर जो है वो एमॉर्फस पॉलीमर है और इधर रबर लाइक है, तो अब उसकी हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है, तो उस हीट कैपेसिटी डिफरेंस की वजह से वो स्मॉल चेंज इन डेल्टा टी जो है वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर्स। No peak appears during this transition, however, because of zero enthalpy change. Two maxima and a minimum are observed in the thermogram in figure 31.7। अब आप इसमें दो मैक्सिमा है ऊपर और दो एक जो है वो मिनिमम है। आप इधर दोबारा फिगर की तरफ जाएं, ये मैक्सिमा है, ये भी यानी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, और हमारे पास एक जो है वो मिनिमम है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं। द टू मैक्सिमा आर द रिजल्ट ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द सैंपल, thus causing its temperature to rise। जो दो मैक्सिमा हैं पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसका पीक ऊपर और जो एंडोथर्मिक है उसका पीक जो है वो नीचे आएगा। तो जो दो मैक्सिमा आए हैं हमारे पास, दैट इज़ ड्यू टू द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। द मिनिमम लेबल्ड मेल्टिंग, जो नीचे उधर फिगर में दिया है मेल्टिंग, और उसको हमने लेबल किया है मेल्टिंग। आप इधर फिगर में देख सकते हैं कि ये मेल्टिंग हमने लिखी, यानी हम देख सकते हैं मेल्टिंग। तो अब द मिनिमम लेबल्ड मेल्टिंग इज द रिजल्ट ऑफ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एनालाइट, कि उसमें
हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और डेट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस. When heated to a characteristic temperature, many amorphous polymer begin to crystallize as microcrystal, giving off heat in the process. जब हम पॉलीमर को हीट करते हैं तो वो स्मॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास हीट जो है वो इवॉल्व होता है. Crystal formation is responsible for the first exothermic peak shown in figure 31.7. The second peak in the figure is endothermic and involve melting of the microcrystals formed in the initial exothermic process. जो second peak हमारे पास आई है डेट इज़ ड्यू टू द एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब हमारे पास जो स्मॉल क्रिस्टल है वो मेल्ट हो जाए तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है तो इसलिए वो पीक नीचे आ जाता है. द थर्ड पीक इज एक्सोथर्मिक एंड इज encountered only if the heating is performed in the presence of air or oxygen. तो हमारे पास जो थर्ड पीक है दिस इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लेकिन ये उस केस में अगर हम हीटिंग या जो थर्मल एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल एयर और ऑक्सीजन, तो तब ये पीक होगा, अदरवाइज़ ये पीक नहीं होगा. अगर हम इनर्ट गैस यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और आर्गन और अदर नोबल गैसेस, तो फिर हमारे पास जो है वो पीक जो ऑक्सीडेशन की वजह से जो पीक है इट शुड बी नॉट अपीयर because there will be no oxidation of the sample, no peak will be appear. This peak is the result of exothermic oxidation of the polymer. The final negative change in delta T results from the endothermic decomposition of the polymer to produce a variety of the product. तो हमारे पास इधर फिगर की तरफ दोबारा जाते हैं. ये पीक दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड जो हमारे पास नेगेटिव चेंज आई है इन डेल्टा टी, तो दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द पॉलीमर इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो ये हमारे पास पीक डिफरेंट पीक्स थी in the differential thermogram. As suggested in figure 31.7, DTA peaks result from both physical changes and chemical reactions induced by temperature changes in the sample. कि हमारे पास जो पीक आ रहे हैं ये फिज़िकल या केमिकल चेंज की वजह से. हम फिज़िकल और केमिकल चेंज या एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा. जो एक्सोथर्मिक है उसका पीक अबव होगा द बेस लाइन, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है चाहे वो फिज़िकल या केमिकल है उसका पीक जो है वो नीचे इन द बेस लाइन होगा या बिलो द बेस लाइन होगा. फिज़िकल प्रोसेसेस डेट आर एंडोथर्मिक इंक्लूड फ्यूजन, vaporization, sublimation, absorption and desorption. जो फिज़िकल प्रोसेसेस है वो एंडोथर्मिक है. अब आपको वो प्रोसेस बताते हैं कि जो फिज़िकल चेंज है और वो एंडोथर्मिक है, तो उसमें वो फ्यूजन है, फ्यूजन रिएक्शन या फ्यूजन प्रोसेस, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन. अगर ये प्रोसेसेस एक सैंपल में होते हैं बाय द इंडक्शन ऑफ द टेम्परेचर, तो इनकी पीक जो है वो नीचे होंगे, क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं इसलिए उसका पीक नीचे होगा.
Adsorption and crystallization are generally exothermic processes. तो चूँकि एड्जॉर्प्शन और क्रिस्टलाइजेशन जो है दीज आर फिजिकल चेंजेस, तो वो एक्सोथर्मिक है, उसका पीक ऊपर आता है. Chemical reactions may also be exothermic or endothermic. अब उसके एग्जांपल्स बता रहे हैं. Endothermic reaction include dehydration, reduction in a gaseous atmosphere and decomposition. ये जो reactions हैं तो इनका पीक नीचे होगा. Exothermic reaction include oxidation in air or oxygen, polymerization and catalytic reaction. So these are the exothermic chemical reactions. तो इनका पीक ऊपर होगा. अब ये एक टेबल है जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस लेके हैं कि वो उनका पीक कहाँ होगा. तो उनका पीक डिपेंड करता है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब ये फिनोमेना है, दिस इज़ द एंथैल्पोमेट्रिक या एंथैल्पिक चेंज. अब वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. तो जो पहले फिज़िकल चेंजेस जो है, फ्यूजन हमारे पास एंडोथर्मिक है, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, एड्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, दीज आर ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और इसका पीक नीचे होगा. एड्जॉर्प्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका पीक जो है वो ऊपर होगा. अब केमिकल चेंजेस की तरफ आते हैं. डिहाइड्रेशन, रिडक्शन इन ए गैसियस एटमॉस्फेयर, डिकम्पोजिशन, these are endothermic processes. Oxidation in air or oxygen, polymerization, catalytic reaction, these are exothermic reaction और इसका पीक जो है वो ऊपर होगा. तो ये जो है उस केमिकल या फिज़िकल चेंजेस का जो है एक समरी है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्लिमेशन अगर एग्जाम्पल में हो रही है तो उसका पीक कहाँ होगा. तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है या इसकी यूजेस क्या है. इन जनरल DTA is considered a qualitative technique. Qualitative technique है कि इसमें we can identify the substances. Although able to measure the temperature at which various changes occur, DTA is unable to measure the energy associated with each event. जितनी भी ट्रांजिशन है तो उससे जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसके बारे में DTA हमें कुछ नहीं बता सकता. सिर्फ ये हमें इतना बताता है कि किस टेम्परेचर पे ये जो प्रोसेसेस है वो किस किस टेम्परेचर पे हो रहे हैं. DTA is widely used tool for studying and characterizing polymers. पॉलीमर्स को स्टडी करने के लिए या उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम DTA यूज़ कर सकते हैं. फिगर 31.7 जो हमने ऑलरेडी दिया है illustrates the type of physical and chemical changes in polymeric materials that can be studied by different thermal methods. अब ये मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये चीज़ें हम दूसरी टेक्निक से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द better technique as compared to the other technique. Note that thermal transition for a polymer often takes place over an extended temperature range because even a pure polymer is a mixture of homologs
अब होमोलॉग्स की जो है डिफिनीशन है, ए होमोलॉग आल्सो स्पेल्ड एज होमोलॉग इज़ ए कंपाउंड बिलोंगिंग टू a series of compounds different from each other by a repeating unit such as methylene bridge. ये होमोलॉग मतलब है कि होमोलॉग है एंड नॉट ए सिंगल केमिकल स्पीशीज, कि इवन एक पॉलीमर भी जो है डिफरेंट उसमें यूनिट्स है, तो उसको भी उसका जो डिफरेंशियल थर्मोग्राम है उसमें भी डिफरेंट पीक्स होंगे, बिकॉज वो भी मिक्सचर ऑफ होमोलॉग है, एक सिंगल केमिकल नहीं है जिसमें सिंगल पीक हो. DTA is also widely used in the ceramics and metals industries. The technique is capable of studying high temperature processes up to 2400 degrees Celsius for some units and relatively large sample sizes 100 of milligrams. एक तो हाई टेम्परेचर तक हम सब्सटेंसेस को उस कैरेक्टराइज कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं. फॉर सच मटेरियल DTA इज़ यूज्ड टू स्टडी डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर, phase transition, melting and crystallization point and thermal stability. तो इन सब्सटेंसेस की जो उसमें चेंजेस होते हैं, चाहे उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, फेज ट्रांजिशन है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है या थर्मल स्टेबिलिटी, वी कैन यूज़ द DTA. An important use of DTA is for the generation of phase diagram and the study of phase transition, कि इससे हम फेज डायग्राम और उसकी फेज ट्रांजिशन को भी स्टडी कर सकते हैं. An example is shown in figure 31.9, which is a differential thermogram of sulfur in which the peak at 113 degrees Celsius correspond to the solid phase change from the rhombic to the monoclinic form. अब ये फिगर जो है हमें नज़र आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड भी. द पीक एट 124 डिग्री सेल्सियस correspond to the melting point of the element. ये फिगर है, आप इसको देख सकते हैं. ये डिफरेंशियल फॉर सल्फर है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन है. लिक्विड सल्फर इज़ नोन टू एग्जिस्ट इन at least 3 forms, and the peak at 179 degrees Celsius apparently involves 3 transition, whereas the peak at 446 degrees Celsius correspond to the boiling point of the sulfur. The DTA method also provide a simple and accurate way of determining the melting point and decomposition point of organic compounds. Generally, the data are more consistent and reproducible than the result obtained with a hard stage or capillary tube. So these are the technique to characterize the substances. तो hard stage या crystalline capillary tube से भी ये बेहतर है. Figure 31.10 shows thermogram for benzoic acid at atmospheric pressure at 13.79 bar. ये A figure A और figure B. The lower temperature peak correspond to the melting point and the second peak to the boiling point of the acid. तो ये हमारे पास A है, ये B है. These are different material which can be characterized by the DTA.
अब फेज डायग्राम क्या है? फेज डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ए टिपिकल phase diagram has pressure on the y axis and temperature on the x axis. ये हमारे पास फेज डायग्राम है. सॉलिड स्टेट रिएक्शन जो उस टेबल में है उसकी डिफिनीशन है. द सॉलिड स्टेट रिएक्शन इज ए कॉमन synthesis method to obtain polycrystalline material from solid reagents. For the reaction to occur, usually a very high temperature is employed. Thanks a lot for your patience.